Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Shweta Singh. Hope you all are good and fine. So guys, I have decided to start the series of NCERT. तो मैं क्लास 11 से शुरुआत करूँगी. अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स कवर अप करूँगी, लाइन बाय लाइन पूरे बुक आपको पढ़ाऊँगी और इसमें जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे एग्जाम्स में, जो भी मेडिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी. तो हमारा यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अब इसमें 4 चैप्टर्स हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो वन बाय वन सारे चैप्टर्स को हम कवर अप करेंगे. तो यहाँ पे यूनिट 1 में है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो ये जो है ये बस एक बेसिक इंट्रो है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं. तो हम चलते हैं. यहाँ पे देखिए, ये अर्नेस्ट मेयर कौन है? तो ये साइंटिस्ट हैं. इन्होंने ही जो बायोलॉजिकल स्पेसीज की डिफिनेशन है वो दिया था इन्होंने ही. अब इनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 में, कैम्पटन जर्मनी में. अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे ये कौन है, इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, क्या किया? तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. अब इनको क्या बोला जाता है? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, यहाँ पे द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है. ये क्वेश्चन आया भी था. अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेशीज, जो कि मैंने बताया अभी, जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पेशीज की. अब इनको क्या हुआ था? ट्रिपल क्राउन से नवाजा गया था, जो कि यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, ट्रिपल क्राउन से इनको ये मिला था अवार्ड. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे. तो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. अब इसमें क्या है? व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स. अब ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. तो यहाँ पे ये देखिए, व्हाट इज लिविंग. अब ये फर्स्ट पैरा जो है वो सिर्फ एक बेसिक कॉमन बातें हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसलिए व्हाट इज लिविंग पे आ जाते हैं. अब व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है? तो ये यहाँ पे दिया है कि लिविंग को डिफाइन करने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms, like growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organisms. अब यूनिक लिविंग फीचर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैं, वो यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसके यूनिक फीचर्स हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. अब जैसे हुआ ग्रोथ, तो ग्रोथ हो रहा है. अब ग्रोथ क्या होता है? यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. रिप्रोडक्शन, भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है. सेंस टू इन्वायरमेंट, अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो कॉमन सेंसेस है हमारे पास होते हैं. जैसे हो गया कि किसी ने टच किया तो हमें फील होता है, हम स्मेल सेंस कर सकते हैं, तो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं. तो ये बातें बताई गई हैं इसमें. अब रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमें कभी थॉर्न यानी कि कांटा चुभ गया, तो उसके प्रति हमारा बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करता है. तो ये यही जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स हैं. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, or self-organize, interact and emerge to the list. अब आप कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो, कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म की फीचर्स हो गई, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज. अब मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अब जैसे सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे आप लिजर्ड का एग्जांपल ले सकते हो. मान लो हमें पता ही है जैसे कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, तो जैसे लिजर्ड का टेल कट हो जाता है तो वो उसको रीजनरेट कर लेते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की प्रॉपर्टी, ये सारी जो है ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच
ऑफ दीज। अब इस सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है आपका, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन मास, ये क्या, मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दो चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए आपके, इंक्रीज इन मास यानी कि मास वॉल्यूम का बढ़ना, ओके, और इंक्रीज इन नंबर और नंबर्स में इंक्रीज करना, ये जो दो चीजें हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। ठीक है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको इसी में करेक्ट वो पॉइंट करना है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से हमारा ग्रोथ होता है, ये तो आप वही हम पढ़ेंगे, मियोसिस, माइटोसिस, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सेल डिवीजन से ही हमारा ग्रोथ होता है। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता है, तो इससे इंक्रीज करते हैं प्लांट। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अब प्लांट्स में क्या होता है कि ग्रोथ होता जाता है। अब एनिमल्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन एज तक ही होता है। ओके, एक एज होता है, उसके बाद से आपका फिर वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बड़े होते चले जाते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो एक सर्टेन एज होता है, एक प्रॉपर एज होता है, जब भी तक आपका ग्रोथ कंटिन्यू करता है। ओके, हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस सेल लॉस्ट। जबकि सेल डिवीजन जो है वो हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गया है तो सेल डिवीजन भी आपका बंद हो गया है, नहीं, सेल डिवीजन बंद नहीं होता। क्यों क्यों ये बंद नहीं होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो सेल लॉस्ट भी तो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल सिर्फ बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, सेल डिवीजन के थ्रू सेल लॉस भी होता है। ओके, वन कैन easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। अब इसमें इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? इसको हम लोग लैब में देख सकते हैं, इन विट्रो कल्चर, जहाँ पे इन विट्रो कल्चर्स में हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भाई? स्लाइड्स में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। आप ऐसे नेकेड आई से यानी कि खुली आंखों से ये सब नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स में ही देखना पड़ता है इनको। तो ये आप देख सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स में। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये क्या है, ये दोनों चीजें, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है ये एक्सक्लूसिव एजेंट, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों चीजें होती हैं लिविंग में। ओके, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया था पिछले पेज में कि इंक्रीज इन मास को हम लोग ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपका ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्ट क्रिएशन ऑफ ग्रोथ, क्राइटेरिएशन फॉर ग्रोथ। अगर हम भाई देखिए ग्रोथ का अगर क्राइटेरिया ले रहे हैं कि मास में इंक्रीज करना, तो फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई अगर एक स्टोन है, माउंटेन है, तो उस पे मान लो कि बहुत सारे ये कुछ जमा होते जाते हैं, सारे पार्टिकल्स जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, तो उससे तो उसका मास इंक्रीज हो गया। तो इसका यही कहना है कि अगर हम मास को एक क्राइटेरिया लेते हैं कि इन ग्रोथ के लिए, तो फिर तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। ओके, however this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of materials on the surface। जो अभी मैंने पॉइंट बताया यही है कि accumulation of materials यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसका जमा होना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो अंदर से होता है, इनसाइड, यानी कि आपके बॉडी के अंदर हो रहा है सेल डिवीजन, ये सब सारी चीजें आपके अंदर हो रही हैं। अब जैसे ये एग्जांपल था कि माउंटेन पे, तो माउंटेन पे डिफरेंट पार्टिकल्स जो जमा हो रहे हैं वो ऊपर से जमा हो रहे हैं। ओके, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से हम जो ग्रोथ को जो है वो
लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि उसको कंसिडर नहीं कर सकते अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लाइन का यही मतलब हुआ। ओके, condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that is the characteristics of living system. ओके, अब जो कंडीशंस है वो अप्लाई होते हैं उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिजम्स कभी भी ग्रोथ नहीं करते। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन से थे कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये एक क्वेश्चन आता है कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसमें देखिए रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन है एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने का कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग हम कंसिडर कर सकते हैं। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny, processing feature of more or less similar to those of parents. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हो गए, ये हम लोग काउंट होते हैं इसमें सारे, मैमल्स हो गए, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है प्रोजेनी का ग्रोथ होता है, प्रोजेनी यानी कि बेबी। ओके, रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी कि आपका जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट यानी कि बेबी। ओके, अब बेबी का ग्रोथ जो होता है उसको, या तो देखिए बेबी ऐसा नहीं है कि आपका बेबी बर्थ हुआ और वो बिल्कुल आपके ही जैसा या पेरेंट्स के जैसा सिमिलर होता है, नो, कुछ ना कुछ डिफरेंस आती रहती है। ये हम आगे के जब भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो दूसरे चैप्टर्स है उसमें हमें देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस आप यही जानिए कि ये जो होते हैं इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, बट बिल्कुल सेम नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ओके, नाउ इनवेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, इसमें ह्यूमन हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एग्जाम्पल हो गया, काफ़ी प्लांट्स आते हैं, जैसे कि जैसे हो जाता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, स्प्राउटिंग हो गया, ये सारी जो है फंजाई है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स में यीस्ट एंड हाइड्रा जो होते हैं वो बर्डिंग के थ्रू ही ग्रो करते हैं। इन प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या हुआ, तो जैसे ट्रू रिजेनरेशन का मतलब हुआ कि जब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन ग्रो, दैट इज ट्रू रिजेनरेशन। जब बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो कर सकता है उसको ट्रू रिजेनरेशन बोलते हैं। जैसे कि लिजर्ड में होता है कि सिर्फ उसका टेल रीजनरेट कर सकता है, लेकिन प्लानेरिया में फ्लैट वॉर्म्स जिसको बोलते हैं उसका पूरा का पूरा बॉडी ग्रो कर सकता है। A fragmented organism regenerates the lost part of its body, become a new organism. अब अगर कहीं से भी एक पार्ट इसका मान लीजिए कि ये फ्रैगमेंटेड हो गया है यानी कि कट हो गया है, तो वो पूरा का पूरा टोटली न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाएगा। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटीनिमा ऑफ मूजेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। अब ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्रैगमेंटेशन के। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, ये सारे हैं unicellular organisms. Reproduction is synonymous with growth. अब reproduction इसमें synonymous यानी कि सेम होता है growth की तरह, इस growth से। अब इसका मतलब क्या हुआ, increase in number of cells, यानी कि सेल्स में का नंबर इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में हमारे भी मियोसिस मिटोसिस होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, तो सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है ना, तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि सेल्स के नंबर इंक्रीज होने से ही ग्रोथ होता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हमने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। ओके, hence we notice that in single celled organism we are not every clear about the uses of these two terms.
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हम बहुत क्लियरली नहीं यूज कर सकते हैं टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। ओके, अब आइए फर्दर, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर्स बी हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अब ये सारे हैं जो कि रिप्रोड्यूस यानी कि बेबी को बर्थ नहीं कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके इसके रिप्रोडक्शन, ये सब नहीं कर सकते हैं। ओके, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिफाइन करता है, यानी कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। अब ये तो समझ में आता ही है भाई कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, केमिकल से। These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, function, etc. अब केमिकल स्मॉल बिग ये सारी चीजें हैं, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब ये सब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, अब इसमें एंजाइम्स आ गए, एंजाइम्स के थ्रू हमारे बॉडी में पूरे टाइम केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। यही ये सारी चीजें, यही बातें इस पॉइंट में कही गई है। अब यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। ओके, एंड यीस्ट एंड हाइड्रा बर्डिंग। और प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। ये सारी आपकी आई वे क्वेश्चंस हैं या फिर आ सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ इसको आप मार्क करिएगा। The fungi in filamentous, the filamentous algae, the Protonema, mousses, all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आपको मार्क करना है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स है, फंजाई है या माइक्रोब्स है, सब में मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी होती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब का जो मिक्सचर होता है, जो उसका सम होता है, सबको मिला के जो भी होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म होगी नहीं होगी, ये जेन्यून है। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ फ्री सिस्टम। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कहाँ पे, बाहर भी, बॉडी के बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इन सेल्फ फ्री सिस्टम्स, यानी कि लैब में जो इन विट्रोज होते हैं रिएक्शंस, उसको हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं लैब के अंदर, इसको ना हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ओके, Hence, cellular organization of body is defining feature of life form. इसलिए cellular organization जो होता है बॉडी का, वो जो है लाइफ फॉर्म का एक डिफाइनिंग फीचर, यानी कि इस फीचर से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं। ओके, Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense the surrounding or environment. अब ये आपका एक important point है कि ability to sense the surrounding। अब सेंस की एबिलिटी किस में होती है, सेंस की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग्स की। सेंस यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमें टच फील होता है, हमें स्मेल फील करते हैं, वो सारे जो हमें सेंस ऑर्गन्स से जो भी हमें स्टिमुलस मिलता है उसको, वो सब एक यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, जैसे अभी मैंने समझाया आपको सेंस ऑर्गन के थ्रू।
Plant respond to external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants, etc. अब plants किस चीज़ को respond करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए। अब देखिए, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे प्लांट्स आपको कम ग्रो करेंगे, ग्रीनरी कम होगी वहाँ लीव्स में। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुई किसकी? प्लांट्स की। अब जैसे कि आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, द सनफ्लावर, जो सूरजमुखी का फूल होता है, वो किस डायरेक्शन में ग्रो करता है? ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ सन, जिस तरफ सन होगा उसी तरफ उसका वो ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट क्यूज। अब प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, जो भी है वो सारे जो हैं ऑर्गेनिजम्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को। अब जैसे हमारे अंदर एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको कांटा चुभ गया, तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो, आपको सेंस फील होता है कि मुझे कुछ चुभा है। अब उसका रिस्पॉन्ड आप देते हो, क्विक रिएक्शन देते हो कि आप चेक करते हो कि क्या हुआ, क्या टच हुआ, अब फिर उसको थर्ड को निकालते हो। तो ये आप एक रिएक्शन दे रहे हो। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है लिविंग ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस जो कि अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हर चीज़ों को सोचना समझने की शक्ति जो कि सबसे ज़्यादा होती है, ये ह्यूमन बींग्स की होती है। ओके, when it comes to human beings it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace the heart and lungs. अब जैसे मान लीजिए कोई कोई कोमा पेशेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? उसको हम लिविंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और रिस्पॉन्ड कर रहा है क्यों? क्योंकि वो लिविंग है। तो इसलिए हम उसको, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर हम उसको डेड रिकॉग्नाइज करते, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इस वजह से हम उसको लिविंग बोलेंगे। अब इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है? जो ये फोटो पीरियड वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, वो चीज़ है कि प्लांट्स की क्या रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ों को। चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें क्या होता है? इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे चारों तरफ जो है सो बहुत सारे जो वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, या तो प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो। अब प्लांट्स के भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, इंसेक्ट्स के भी बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो पेट्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए, हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी में कंसिडर करेंगे इन सारी चीज़ों को। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज बट दे आर ऑल अराउंड यू। अब हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम लैब में ही, कल्चर में ही, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं तो हम खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, लेकिन लैब में माइक्रोस्कोप से के थ्रू हम देख सकते हैं। If you were aware to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase। अब हम जैसे जैसे अपना रेंज बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि और ज़्यादा ज़्यादा varieties of organisms हमें देखने को मिलेंगे। Obviously, if you were to visit a different dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organisms। अब देख लीजिए कि जैसे अगर अपने आसपास आप देखते हैं तो आपको उतने लिविंग ऑर्गेनिज्म और उतनी वेराइटीज देखने को नहीं मिलेंगी जितने कि आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पेशीज। अब जो भी हम हर एक तरीके के जो प्लांट्स को देख रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि वो एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब हम कितने स्पीसीज को अभी तक हम जान पाए हैं, उसका क्या नंबर है? 1.7 to 1.8
8 मिलियन स्पीसीज के बारे में अभी तक हमें साइंटिफिकली पता है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी इसी को बोलते हैं जो हमारे जो अर्थ में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उन सब का जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे, उस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. अब जैसे जैसे हम नए प्लेस पे जाएंगे, नए नए वो आएंगे, इन सारी चीज़ें होंगी, तो नए नए इवेंट्स होने पे हमें न्यू न्यू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी इस जनरेशन में आज हम एक प्लेस पे गए तो हमने कुछ ऑर्गेनिज्म देखे। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि हम अगर 10 दिन बाद उसी जगह पे जाए तो हमें वही सेम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे। नहीं, ये चीज़ें जो हैं कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, कुछ के नंबर चेंज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें बहुत सारे अर्थ पे millions of plants and animals present हैं. We know the plants and animals in our own area by their local names. अब हम जैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको? अभी तो हमें लोकल नेम्स ही पता है, लेकिन लोकल नेम्स हर जगह वैलिड नहीं हो सकते हैं ना। तो हम अभी बोलेंगे, अब दूसरे स्टेट में ऐसा हो सकता है कि उस प्लांट को दूसरे नेम से जानते हो, तो इसलिए इस चीज़ों को करने के लिए साइंस के थ्रू इसका डिफरेंट नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन निकाला गया जो कि इंटरनेशनली वैलिड हो। Hence there is a need of standardization the naming of living organism. ये जो पॉइंट मैंने अभी वही बताया है कि जो नोमेनक्लेचर निकाला गया ताकि हर जगह सेम नाम से बोला जाए, ताकि उस चीज़ को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? नोमेनक्लेचर। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. अब ऑब्वियसली इसको हम तभी कंसिडर कर सकते हैं जबकि हमने उसको करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। ऐसा नहीं कि हमने गलत उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया या वो कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसको रॉन्ग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखने को मिली, जो भी हमें जानकारी उसके बारे में प्राप्त हुई, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. अब हर एक known organism, जितने भी organism को अभी तक हम जान पाए हैं, सबका एक scientific name दिया गया। This is acceptable to biologists all over the world. अब ये पूरे वर्ल्ड में acceptable है, यानी कि सब पूरे वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है इसी नेम को, ओके। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. अब plants को हम किस में कंसिडर करते हैं? ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल में हम प्लांट्स को कंसिडर करते हैं और वही जूलॉजिकल में हम एनिमल्स को कंसिडर करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ICBN एंड ICZN, ओके। The scientific name ensure that each organism has only one name. अब scientific name से क्या होता है? हमें क्या पता चलता है? ये एक गारंटी मिलती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम फिक्स कर दिया गया है, ओके। उसी फिक्स नेम से पूरे वर्ल्ड में हम उस ऑर्गेनिज्म को जानते हैं। Description of any organism should enable the people in any part of the world. अब किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाइए, उसी नेम से ऑर्गेनिज्म को जानेंगे, ओके। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. अब बायोलॉजिस्ट जो हैं क्या कंसिडर करते हैं? इसी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो हैं साइंटिफिक नेम को, उसी को कंसिडर करते हैं टू नोन ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हम अभी तक जान पाए हैं। ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट्स। अब क्या होते हैं कॉम्पोनेंट्स? हर एक नेम को जो है 2 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से पार्ट्स हुए वो? एक तो हो गया जेनरिक नेम एंड दूसरा
स्पेसिफिक एपिथेट, इस दो पार्ट में हमने हर एक नेम को डिवाइड किया साइंटिस्ट ने, ताकि ये इजली सारे वर्ल्ड एक्सेप्ट कर सके और कंफ्यूजन नहीं हो। हर एक चीज का एक फिक्स नेम करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई किया गया। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब दो कंपोनेंट्स जो हमने लिए, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, इस सिस्टम को क्या कहा गया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। These are important points, okay? This naming system is given by कार्लोस लीनियस। अब इस सिस्टम को किसने दिया था? कार्लोस लीनियस, ये आपको याद रखना है। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसको सारे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं इसी को कंसिडर करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये इजली कन्वीनियंट था क्योंकि इससे हमें आसानी से नेम को जानने में, पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने में इजीली ये कंसिडर कर सकते हैं इसको। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। अब हम मैंगो का कंसिडर करते हैं, मैंगो का नेम देखते हैं कि क्या है साइंटिफिक नेम। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंगो का नेम हम क्या लिखते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें क्या हुआ? मैंजीफेरा जो हो गया ये आपका जेनरिक नेम हो गया, और इंडिका क्या हुआ? स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो ये साइंटिफिक नेम हो गया। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। अब यही जो मैंने बताया कि मैंजीफेरा जीनस हो गया, वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पेसीज। अब इसमें क्या हो गया कि मैंजीफेरा हो गया इसका जीनस, वाइल इंडिका, इंडिका को क्या बोलेंगे? स्पेसीज। और स्पेसिफिक एपिथेट, जो पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया यही चीज कही गई है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल रूल क्या है नोमेनक्लेचर का? ओके, नाउ ये देखिए, ये चारों पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल रूल्स क्या एक्सेप्ट किए गए नोमेनक्लेचर के लिए? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम किस चीज में लिखे जाते हैं? लैटिन में। लैटिन को ही हमने कंसिडर किया है। The first word in biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet। ये जो पॉइंट ऊपर समझाया था सेम बात कही गई है। Both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics। अब ये जो हम लिख देते हैं उसको फिर हमको इटैलिक्स में ही लिखना होता है, इटैलिक में ही इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इटैलिक लैंग्वेज में ही। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अब जो फर्स्ट वर्ड, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा है, मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा का जो फर्स्ट वर्ड है एम, वो कैपिटल है। ओके, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ एग्जाम्पल। अब ये यही एग्जाम्पल जो मैंजीफेरा का दिया गया है वही चीज़ है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि इंडिका है यहाँ पे, उसको हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब ऑथर का नेम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि इंडिका, जो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया गया है उसके बाद लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और है, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। अब एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं कैसे? मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब लिन जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने नाम दिया था बायोलॉजिकल नेम, तो इसलिए लिन का नाम हमने यहाँ लास्ट में ऐड किया। ओके, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। अब यही जो पॉइंट मैंने आपको समझाया कि लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में लिन लिख रहे हैं, यही चीज़ कही गई यहाँ पे। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. अब देखिए, हम सारे स्पीशीज को एक चीज़ में तो कंसिडर नहीं कर सकते, हर किसी के अलग अलग नाम को एक जगह हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को अप्लाई किया गया। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब जैसे मान लीजिए कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जैसे सब में प्रेजेंट हैं, तो उसको सेम कैटेगरी में रखा गया। ओके, कुछ ग्रुप्स बनाए गए, उसी में सेम कैटेगरीज में रखा गया। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, फॉर एग्जांपल वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट।
अब जैसे हम प्लांट को समझते हैं कि ये प्लांट है, ये एक ग्रुप है, ओके। एनिमल्स एक अलग ग्रुप हो गया, कैट्स है। तो ये सारी चीजें एक ग्रुप्स हो गए, तो इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सर्टेन कैरेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब वो क्या है? व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अब डॉग के बारे में अगर एक एग्जांपल लेके देखिए तो हम क्या देखते हैं? वी सी one of all, we see dogs and not cats now. Obviously each one of will see dogs and not cats. अब डॉग और कैट्स को जैसे हम यहाँ मिक्स कर नहीं सकते, ओके। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ Alastians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body and hair. अब ये यही बताया गया है कि ये कॉमन फीचर्स जो हैं हम सब में अलग अलग होते हैं और उसको एक में हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसी चीज़ को क्लासिफिकेशन के अंदर सबको रखा गया है और डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे वीट का एग्जांपल दिया गया है, डॉग, कैट्स, मैमल्स, इन सारी चीज़ों का एग्जांपल दिया गया, ओके। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब साइंटिफिक टर्म क्या है इन सारी कैटेगरीज का? उसको क्या बोलते हैं? टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अब टैक्सा कैसे इंडिकेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे? प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल आर टैक्सा। अब ये सारी चीज़ें टैक्सा के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। अब हम देख रहे हैं कि डॉग एक मैमल है और मैमल्स क्या है? एनिमल्स। Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different level. अब एनिमल्स, मैमल्स, डॉग ये सारे जो टैक्सा को रिप्रेजेंट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे करेंगे, वो सेम लेवल पे नहीं है। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. अब टैक्सा में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करना पड़ा, तो इसलिए हमें क्लासिफाई किया है उस डिफरेंट चीज़ों में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential in the form द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब बेसिक टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ओके। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। अब ये सारी चीज़ें हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सारी टैक्सोनॉमी में हम यही चारों पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी न्यू नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर, ये सारी कॉमन बातें बताई गई है आपको। नाउ कमिंग टू ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज के बारे में हमने जाना, उसके बीच में हम जो रिलेशनशिप है उसको भी कंसिडर करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? स्टडी जिसमें करते हैं उसको सिस्टेमिक्स। द वर्ड सिस्टेमिक, अब सिस्टेमिक कहाँ से आया है? डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट होता है उसको सिस्टेमा बोलते हैं। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल फॉर हिज पब्लिकेशन। अब लीनियस ने अपने पब्लिकेशन में क्या टाइटल दिया था इसको? सिस्टेमा नेचुरे। The scope and the scope of systemics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. अब बाद में इसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी कंसिडर कर लिया गया था। Systemics take into account evolutionary relationship between organisms. अब systemics में क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको भी हम कंसिडर करते हैं इस चीज़ में। अब चलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स
hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. अब रैंक और कैटेगरी दोनों चीजें को इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है. सिंस द category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. अब कैटेगरी में क्या होता है, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स जो भी होते हैं सारे हम इसमें कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. अब ये सारे जो आपके definitions हैं, ये सारे जो भी highlighted है, ये सारे important points हैं. ओके, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. अब example इसका एक दिया है. Insect represents a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की में एग्जांपल क्या लिया इंसेक्ट्स का. इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका कि एक कॉमन फीचर जिसमें क्या हमने कंसिडर किया है, पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो कि जॉइंटेड होते हैं. इट मीन्स इंसेक्ट आर recognizable concrete objects which can be classified and thus we give a rank of category. अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉमन चीज़ें हमने जो भी हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिली उसको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया और एक कॉमन फीचर उसका बना दिया. ओके, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम. अब किंगडम और फाइलम ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे. ओके, अब देखिए फर्स्ट क्या है इसका, ये एक सीरीज है, सीरीज में आपको दिखाती हूँ. स्पीसीज, स्पीसीज से क्या हुआ, जीनस, जीनस से क्या बना, फैमिली, फैमिली से बना ऑर्डर, ऑर्डर से बना क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, और लास्टली क्या बना, किंगडम. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो हायरार्चिकल अरेंजमेंट है वो दिखाया गया है इसमें. ओके, चलिए अब हम आते हैं स्पीसीज पे. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. अब taxonomical studies क्या consider कर रहा है, group of individual organism with fundamental similarities. जो भी fundamental similarities जिस organism में दिख रही थी उन सबको हमने एक species के same species के अंदर ही consider कर लिया है. ओके, one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. अब species में हमने एक में consider तो कर लिया, अब इसको different distinct कैसे करेंगे. अब हम इसमें जो इसके morphological features हैं उसको consider करेंगे, इसको कैसे कैसे हम कौन एक हर organism जो एक दूसरे से कैसे अलग है. Let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum. सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है. पैंथेरा लियो वो लायन का साइंटिफिक नेम है. ऑल 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स while the first word Magnifera, Solanum and Panthera are genera. अब जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था ऊपर में कि ये जेनरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, वही बात यहाँ पे कही गई है. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. अब different organism का जो representation होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा वो difference आप देख सकते हो. But having morphological similarities, अब morphological similarities भी हो सकती हैं. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं. अब जीनस क्या होता है, जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा. अब जीनस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज यानी कि जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं, जो भी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें कॉमन हो सकते हैं उसको हम एक जीनस में डालते हैं. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज.
अब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो भी होते हैं उसको हम एक जीनस में जेनरा में कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू जीनस सोलैनम. अब जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं बट इनका जो है जीनस सेम है, सोलैनम. अब इसमें लायन, टाइगर का भी एग्जाम्पल दिया है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो. अब फैमिली क्या होती है? द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली. फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. फैमिली के पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. Still less number of similarity as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. अब families में हम कैसे कौन सा vegetative reproduction और reproductive features दोनों को consider करते हैं. Among the plant, अब plants में आप example देख सकते हो. 3 different genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family of सोलेनेसी. अब इन चीज़ों को सोलेनेसी फैमिली में हमने कंसिडर किया है. अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स के एग्जांपल देख सकते हैं. जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग, पैंथेरा में क्या क्या आ गया? लायन आ गया, टाइगर आ गया, लियोपार्ड आ गया. तो ये सारी आपके एग्जांपल है फैमिली के. अब ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? यू हैव सीन अर्लियर द कैटेगरीज लाइक स्पेशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. अब इसको order में क्या consider करते हैं हम? generally characters को consider करते हैं. Order being a higher category is assemblage of families which exhibit a few similar characteristics. अब इसमें क्या होता है कि assemble हम यानी कि इसमें क्या families को देखते हैं जिसमें कि similar characters होते हैं. The similar characters are less in number as compared to different genera, including in a family. Plant families like, अब ये सारे आपके एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ओके, द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फिलिडे एंड कैंसिडे. अब ये सब एनिमल ऑर्डर जो है, ऑर्डर के क्या नेम क्या हो गया? कार्निवोरा. अब इसका फैमिली क्या हुआ? फैमिली इसमें क्या आ गए? फेलिडे एंड कैंसिडे. ओके, अब आइए क्लास पे. द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब रिलेटेड ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं क्लास में. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. अब देखिए प्राइमेटा में क्या क्या आ गया? मंकी आ गया, गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया. ओके, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो. अब मैमेलिया के अदर ऑर्डर्स भी होते हैं. फाइलम, फाइलम में क्या आ गया? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस. फाइलम में क्या क्या आ गए? फिशेस आ गए, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स को भी इसमें कंसिडर कर लिया गया है. ओके, अब किंगडम. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category kingdom. अब सारे एनिमल्स को हमने किस में कंसिडर किया है? सबसे ये टॉपेस्ट कैटेगरी है किंगडम, इसमें कंसिडर किया है. द किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. अब किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, चाहे कि वो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी जो भी प्लांट्स के डिवीजन हैं वो सबको हम किंगडम प्लांटे में कंसिडर करते हैं. We refer to these two groups as animal and plant kingdom. अब animal kingdom अलग होता है, plant kingdom अलग होता है. Okay, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ये टेबल देखिए. स्पेशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. अब किंगडम यहाँ टॉपेस्ट है, इसी में एनिमल्स को हमने कंसिडर किया है ना. तो ये चार्ट जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं. अब ये यहाँ पे ये टेबल दिए हैं ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अब ऑर्गेनिज्म को सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर दिए गए हैं कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है. अब देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं. टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री
and in general in knowing our बायोरिसोर्सेज. अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं प्लांट्स एनिमल्स सबके. फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करते हैं, बायोरिसोर्सेज में हेल्प करते हैं, और डाइवर्सिटी. These studies would require correct classification and identification of organism. अब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि पूरे तरीके से हम इन एनिमल्स को, प्लांट्स को पूरे प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और सही कैटेगरीज में डिवाइड करें. It is used for classification for of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. अब जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम specimens बना सकते हैं. आगे की स्टडीज़ के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लैब्स में प्रिजर्व कर सकते हैं. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. अब बायोलॉजिस्ट जो हैं सो स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं लैब में ताकि फर्दर स्टडीज हम कर सकें. हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में हम जो प्लांट्स के जो स्पेसिमेंस हैं, अब प्रिजर्व हम स्पेसिमेंस मतलब क्या हुआ, प्रिजर्व किस चीज़ को करते हैं? जो कि डेड हैं. अब लाइव चीज़ों को तो हम लैब में प्रिजर्व करेंगे नहीं, तो जो भी डेड चीज़ें हैं उन्हीं को हमको प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है. तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? थ्रू स्पेसिमेंस. उसको ड्राई करके, प्रेस करके ऑन शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं. फर्दर दिस शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसको हम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसी के थ्रू इसको प्रिजर्व करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जो भी अरेंजमेंट होती है वो सब करके हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं. अब यहाँ पे एक हर्बेरियम का जो स्टोर किया गया है स्पेसिमेन, उसका वो डायग्राम दिया गया है, ये आप देख लीजिए कि कैसे प्रिजर्व करते हैं. ओके. The herbarium sheets also carry a label providing information about the date and place of collection. अब इसमें डेट भी हम कंसिडर करके इसको नोट करके लिखते हैं ताकि हमें आगे की स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो, आगे हम इस पे जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो कर पाएँ. अब बोटानिकल गार्डन्स क्या होती है? These specialized gardens have collection of living plants for reference. अब बोटानिकल गार्डन्स में जो हम क्या करते हैं कि कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग जो प्लांट्स है, यहाँ पे ये लिविंग होगा, ये चीज़, ये पॉइंट आप मार्क करके रखिएगा कि स्पेसिमेन ऑलवेज डेड थिंग्स का होता है और लिविंग प्लांट्स यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में होते हैं. तो हर्बेरियम में क्या प्रेजेंट होता है? ओनली डेड थिंग्स, एंड यहाँ पे बोटानिकल गार्डन्स में लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है. ओके. Plant species in this garden are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name. अब यहाँ पे हम botanical या scientific name से इसको identify करते हैं क्योंकि ये universally acceptable है, ताकि कोई भी confusion नहीं हो, कोई भी wrong experiment या कोई भी scientific research wrong ना हो. Museum. अब museum क्या है? Biological museum are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. अब schools and colleges में जो सेटअप होता है, कुछ स्पेसिमेंट्स हम लोग रखते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम म्यूजियम में ही स्टोर करते हैं. म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स ऑफ स्टडी रेफरेंसेस. जो पॉइंट मैंने अभी बताई, यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. अब जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? These are the places where wild animals are kept in protective environments under human care. अब ह्यूमन केयर के अंदर, यानी कि इसको केयर ह्यूमन बींग्स करते हैं और उनके अंडर में हम जो वाइल्ड एनिमल्स को होते हैं उसको देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. अब हम जू में क्या करते हैं कि जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ह्यूमन बींग से, उतना कोशिश करते हैं कि एनिमल्स को फील एट होम, यानी कि उनको ऐसा फील हो कि वो फॉरेस्ट में ही है, उन्हीं के
एनवायरनमेंट में है, तो जो भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं नेचुरलिटी, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस, ऑब्वियसली चिल्ड्रंस को पार्क जाना पसंद होता ही है, जूस पार्क कॉमनली ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर दिए हैं यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स के। और अब इंडिया में कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, अब की देखिए, की इज द अनदर taxonomical aid used for identification of plant and animal based on the similarities and dissimilarity। अब एनिमल्स को हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के भी आधार पर डिस्टिंग्विश करते हैं कीज के अंदर। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। अब इसको हम एक पेयर के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, कपलेट। अब ये टर्म आपको याद रखना है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। अब दो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, इसके अंदर हम किसको कंसिडर करते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। अब हमने टू ऑप्शन कंसिडर किया, अब उसमें से कौन सा सही है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और जो गलत है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही है कि हम फैमिली, जीनस और स्पेसीज सबको कंसिडर करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखिए, फ्लोरा मैनुअल्स, फ्लोरा manuals, monographs and catalogs are some of the other means of recording description। अब इन चीज़ों के आधार पे भी हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में यानी कि सही मार्क करने में हेल्प करती है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। अब फ्लोरा में क्या होता है, फ्लोरा में क्या होता है, जो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहाँ पे रहने का उनका जो जगह है, उनके बारे में जो सारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ों को फ्लोरा के अंदर डिस्क्राइब किए थे और वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज। अब मैनुअल्स के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं स्पेसीज के नेम को जो भी हमें उस एरिया में मिले हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ टैक्सन। अब मोनोग्राफ्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्सन। ओके, तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब ये यहाँ पे समरी में यही जो इसका जो पूरा चैप्टर का वो दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक लाइन इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies। अब यहाँ पे फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या टैक्सोनॉमिक्स क्या प्रेफर करते हैं, मैनुअल्स और मोनोग्राफ दोनों को कंसिडर किए जाते हैं। तो चलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में मैं चैप्टर 2 को कवर अप करूँगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।